दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में चाहे सीएसएस फेज 1 हो चाहे सीएसएस फेज 2, दोनों अपने आप में बहुत टेक्निकल होते हैं। मैंने सीएसएस फेज 1 पर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग वीडियोज के सेक्शन में जाके देख सकते हो। उसमें तमाम सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर सीएसएस फेज 2 की पूरी टेक्निकलिटी हमें पहले से ही बता दीजिए। तो मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको एकदम जीरो से लेके प्रॉपर सीएसएस फेज 2 में क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या क्या चीजों पर आपको गौर करना चाहिए, कहां कहां पर आपको ध्यान देना है, सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और ए टू जेड एप्लीकेशन फॉर्म दिखता कैसा है, भरते कैसे हैं, सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रेफरेंसेज को कैसे भरते हैं, कैसे सजाते हैं, टॉप टू बॉटम में सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होती है, तमाम ऐसी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। जो भी बच्चे नए होंगे आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से जरूर देखना, पूरा देखोगे एकदम ए टू जेड सारी बातें अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैंने फेज 1 को किस तरीके से भरना उस पर भी डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग एक बार जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले कुछ एक डीयू के ऑफिशियल फेज 2 के डेटा की बात हम लोग कर लेते हैं। यहां पे ये डीयू का ही ऑफिशियल डेटा है, लास्ट ईयर का डेटा है कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने सीएसएच में नंबर ऑफ जो साइन अप थे 3,05,000 के करीब थे, जिन बच्चों ने सक्सेसफुली सबमिट करा अपनी प्रेफरेंस ये 2,39,000 थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका असली कंपटीशन था लास्ट ईयर ये 2,39,000 बच्चों का था। ओवरऑल सीवीटी कितने दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल जो सीएसएस फेज 2 यानी कि जो लोग प्रेफरेंसेज भर रहे हैं हमें फर्क उससे पड़ता है। इसके अलावा नंबर ऑफ यूनिक कॉलेज प्लस प्रोग्राम रिसीव्ड, हमें इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है। जेंडर वाइज एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो फीमेल में सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,27,000 और मेल में सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि मेल का देखो परसेंटेज कम है और फीमेल का ज्यादा है। ट्रांसजेंडर में 3 बच्चे थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द ऑर्फन कोटा लगभग 512 बच्चे थे, इसमें 221 फीमेल और 291 मेल। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एसजीसी कोटा में भी 7,000 मतलब इतना, तो एसजीसी कोटा में भी काफी सारे बच्चे अप्लाई कर गए थे। एसजीसी का मतलब होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट ये लगभग 1414। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखो, टॉप 5 प्रेफर्ड प्रोग्राम जो है वेरियस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स था सबसे ज्यादा, यानी कि बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स इसमें प्रेफरेंसेज में भरा था। और बीकॉम ये जो आपको डेटा दिख रहा है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 19,90,000, यानी कि 19,90,000 बीकॉम के प्रेफरेंस भरे गए थे। अब तुम बोलोगे सर टोटल बच्चे तो इतने प्रेफरेंस भरे तो टोटल इसमें कैसे, तो जैसे मान लो तुमने 10 कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के भरे तो इसमें 10 काउंटिंग है, ठीक है ना। उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम में इतना, बीए ऑनर्स इंग्लिश में इतना, बीए ऑनर्स पॉल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ये पूरा का पूरा टॉप 5 प्रोग्राम की लिस्ट है। फर्स्ट प्रेफरेंस टॉप 5 प्रोग्राम में बीकॉम, मतलब ये बीकॉम प्रोग्राम है, ये सॉरी बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स पॉल साइंस, बीएससी जूलॉजी टॉप 5 प्रोग्राम में, बीटेक मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज में बीकॉम में ये रहा, ठीक है ना। ये सारे के सारे टॉप 5 प्रोग्राम है फर्स्ट प्रेफरेंसेज के हिसाब से, मतलब पहले प्रेफरेंस पे क्या भरा गया है। फर्स्ट प्रेफरेंसेज में टॉप 5 कॉलेजेस देखो क्या क्या है। सबसे पहले एसआरसीसी है, 38,000 बच्चों ने भरा, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस। टॉप 3 बीए प्रोग्राम में बीए हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, बीए इको प्लस पॉल साइंस, हिस्ट्री प्लस इको। स्ट्रीम वाइज अगर चॉइसेस में देखोगे तो 58.89 कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के बच्चे थे इसमें, मतलब जिन्होंने ऑप्ट करा। 20% के करीब ये कॉमर्स में है और 20% के करीब ये साइंस में। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप इस डेटा के हिसाब से देखोगे तो डीयू में जाने वाला मोस्ट ऑफ द बच्चा ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम में जाता है। तो ये डेटा मैंने इस वजह से आपको बताया, इससे आपको ना कंपटीशन समझ आएगा कि आखिरकार कहां कहां पर कंपटीशन ज्यादा है इन सारे प्रोग्राम में। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर बच्चे ज्यादा वहां पर कंपटीशन ज्यादा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट में डीयू के 79 प्रोग्राम है और इसमें 69 कॉलेजेस हैं और इसके अलावा 186 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। इसमें 71,624 के करीब यूजी सीट है। इसमें प्रोग्राम डीयू में क्या क्या चलता है, बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए म्यूजिक, वीओक और बीएफए, बीएलईडी, बीएमएस, ये सारे के सारे प्रोग्राम इसमें चलते हैं। अगर 2024 के डेटा की बात मैं करता हूं, 2022 से लेकर 24 का भी एक बार आप देख लो। 22 में लगभग 2.25 लाख बच्चों ने टोटल सीएसएस में रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन 1.5 लाख बच्चों ने सीएसएस फेज 2 भरा था। 23 में 2,18,000 बच्चों ने भरा था, ठीक है। और इसमें जो सीएसएस फेज 2 में भरने वाले बच्चे थे 1,54,000 थे। 24 में 2,45,000 ने रजिस्ट्रेशन करा था और इसके बाद ये 24 में 1,80,000 के करीब सीएसएस फेज 2 में गए। तो सीएसएस फेज 2 में जो कॉम्पिटिशन है ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो अगर लास्ट ईयर का देखोगे तो लास्ट ईयर में लगभग 2,39,000। तो अगर ये ट्रेंड देखोगे ना कि फेज 2 में कितने बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो हर साल सीएसएस फेज 2 का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फेज 2 का रजिस्ट्रेशन बढ़ने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं,
समझ रहे हो? तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका बढ़ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, डीयू की सीटें इतने रेशियो में नहीं बढ़ेंगी जिस रेशियो में आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये 2022 का, 2023 का, 2024 का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो एक बार आप इसको जाके देख लेना। सीएसएस 2026 की जो एप्लीकेशन फीस मोस्टली यही हर साल रहती है पिछले 3-4 सालों से, तो ये 250 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहती है, और एससी की जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 100 रुपए रहती है। एडिशनल फीस 100 ईच ऑफ द अप्लाइंग फॉर ईसीए स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा। अगर कोई बच्चा ईसीए स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा में जा रहा है, 100 रुपए एडिशनल लगेगा। एडिशनल फी 400 एक्स्ट्रा लगता है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल स्पोर्ट ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम में। इसमें 400 रुपए एडिशनल लगने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि आपका इसमें प्रैक्टिकल डीयू के अंदर करवाया जाता है। इसकी अलग से मेरिट लिस्ट निकलती है, इसकी इनके साथ में मेरिट लिस्ट नहीं निकलती। अब एक बार को सीएसएस पोर्टल की काउंसलिंग होती कैसे, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, दिस विल बी कंप्लीटली फेज 2 को कैसे भरा जाता है और पूरी डिटेल। आपके मन में आएगा सर अभी तो खुला नहीं है, तो अभी आप क्यों बता रहे हो? देखो उसके पीछे का रीजन सिंपल है, ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाओ कि कहां पर क्या होने वाला है, कहां पर क्या क्या टेक्निकलिटी है, सो दैट आप अभी से प्रिपरेशन करके चलो। क्योंकि कई बार को डॉक्यूमेंट वगैरह आगे चल के कहां कहां पर कैंसिल होते हैं, अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सब बातें आपको बड़ी सरप्राइजिंग सी लगेगी। फेज 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, जहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरीके से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। जब आप फेज 1 में जाओगे तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भरोगे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में, ईसीए स्पोर्ट्स सेक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, प्रीव्यू फॉर्म, और उसके बाद ये फीस जमा करके आप आगे इसमें जो आपका फोटोग्राफ है, सिग्नेचर और साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जमा करके आप यहां पर आगे एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेते हो। जब आपका फेज 1 का एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है तो ये आपके पोर्टल में कुछ इस तरीके से दिखता है, एप्लीकेशन फेज 1 है ना, यहां से आप अपने एप्लीकेशन को देख सकते हो। उसके बाद ये आपका फेज 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है। फेज 2 में स्टार्ट फिलिंग प्रेफरेंस आप करोगे। ध्यान रखना फेज 2 तभी ओपन होता है जब आपका फेज 1 बंद हो जाता है, मतलब कि जब आपका फेज 1 एक बार को आप कंप्लीट कर लेते हो, बंद नहीं कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलली भी चल रहे होते हैं कई बार को। अब इसमें अगर आपने एक बार भर दिया तो आप इसमें एक बार करेक्शन विंडो भी एक बार को खुलती है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे को करेक्शन करना चाहिए तो एक बार आप करेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा बार नहीं। मान लो अगर इसमें कोई गलती है, एक बार करेक्ट कर लिया, करेक्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन नंबर फेज 2 पे आप आ गए। फेज 2 में जैसे ही आप आओगे, इसमें सबसे पहला काम आपका ये जो मेजर स्टेप है, एक बार मेजर स्टेप देख लो, अभी मैं डिटेल में इनको समझाऊंगा। सबसे पहला काम आप करते क्या हो, लॉग इन करते हो, सब्जेक्ट मैपिंग होती है सबसे पहले, उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करता है डीयू सीएसएस, अपने आप ही एलिजिबिलिटी चेक कर लेता है। इसके बाद प्रोग्राम कॉलेज वाइज आपका प्रेफरेंस होता है इसमें। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हो। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, मैं डिटेल में आपको A to Z सारी बातें समझाता हूं। सबसे पहला काम, ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है। सब्जेक्ट मैपिंग में क्या है, जो आपने फेज 1 में अपने सब्जेक्ट को भर रखा है, जो भी जिस भी बोर्ड से आप लोग पास आउट हो, ये सारे सब्जेक्ट को यहां पर भरोगे। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट आपने सीवीटी के अंदर ऑप्ट कर रखा होगा उनको भरोगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, इनके बीच में मैपिंग करता है। इनकी मैपिंग के हिसाब से आपके सामने ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देता है कि आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट में स्कोर कितना है। आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना होता, ये खुद ही आपको दे देता है। तो यहां पर जैसे आपने ये अपना भरा, ये इंग्लिश का, ये ज्योग्राफी का, ये आपने पूरा, ये अपनी क्लास 12 का ये पूरा भर रखा है। उसके बाद आप यहां पर ये सीवीटी का सब्जेक्ट इसमें भरोगे। इधर देखो सीवीटी के टेस्ट पेपर आपने भरा, इधर ये क्लास 12 का सब्जेक्ट आपने भरा। जैसे ही आप लोग अपडेट करोगे, यहां पर ये पूरा टिक मार्क करके जैसे ही आप लोग आगे जाओगे यहां पर सेव एंड कंटिन्यू पे, उसके बाद यहां पर होगा क्या, क्लास 12 स्कोर कार्ड और सीवीटी के स्कोर कार्ड के भी पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली ये कोर्स कॉम्बिनेशन अपने आप बना के दे देगा कि फलाना कोर्स में आपका कितना बेस्ट स्कोर बन रहा है। वो ऑटोमेटिकली बेस्ट ही स्कोर कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, 3 डोमेन और लैंग्वेज, तो 3 डोमेन लैंग्वेज के बिहाफ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता होगा वो सारे प्रोग्राम यहां पर आपको एक साइड में लिख के आ जाएंगे। जैसे बीएससी मैथ ऑनर्स, इसमें यहां पर ये रिमार्क लिखा रहता है कि इंग्लिश में 200, मैथ्स में 230, फिजिक्स में, ये नंबर ये ऑटोमेटिकली सीवीटी के डेटा से फेच कर लेता है। आपको सीवीटी का नंबर भरना नहीं होता, ये सीवीटी का नंबर एनटीए ऑटोमेटिकली सारी यूनिवर्सिटी को भेज देता है। तो ये सीसैस में क्या होता है, सीसैस में ऑटोमेटिक जब आप सब्जेक्ट मैपिंग करते हो, ये आपका सीवीटी का स्कोर कार्ड और जो आपके क्लास 12 का स्कोर कार्ड है, दोनों को मैप करने के बाद ये ऑटोमेटिक दे देता है कि भैया ये आपका ये सब्जेक्ट आपने ले रखा है, इसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ऊपर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा और यहां पर आपका स्कोर लिखा रहता है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका ये स्कोर है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका ये स्कोर है। ऐसे करके बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, मतलब 200-300 प्रोग्राम में होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, आप 200-300 प्रोग्राम में नहीं जाओगे, जितने भी आपको भरना होगा आप यहीं से उठा उठा के अपने प्रेफरेंसेस को भरोगे। अब भरते कैसे, जरा समझना बात। अब होता क्या है बाबू, जब सब्जेक्ट मैपिंग आप कर लोगे, यहां पर ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, यही है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का कॉलम, कि यहां पर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा एलिजिबिलिटी वगैरह सब लिखा रहेगा। उसके बाद आप ये प्रेफरेंस सेक्शन नंबर ये थर्ड में आओगे। प्रेफरेंस सेक्शन नंबर थर्ड जरा ध्यान से समझना, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो आप यहां पर ये अपना प्रोग्राम वाइज आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब इसमें फिल्टर कई टाइप के लगते हैं, ये प्रोग्राम वाइज लगा लो, आप कॉलेज वाइज फिल्टर लगा लो। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदू कॉलेज के सारे प्रोग्राम एक साथ में भरने हैं, तो यहाँ पे हिंदू लिख दो, हिंदू कॉलेज का फिल्टर लगा दो। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे प्रोग्राम वाइज लगाना है कि बीएमएस के सारे कॉलेजेस पहले भरने हैं, तो आप पहले बीएमएस का लगा दो, फिर बीए का लगा दो। तो जैसे मर्जी आप यहाँ पर फिल्टर को लगा सकते हो। फिल्टर लगाने के बाद ये इस तरीके से प्रेफरेंस दिखता है। जब यहां पर ये फिल्टर उल्टर लगा दोगे, जैसे मान लो लगा दिया तुमने, तो इस हिसाब से इसमें आपके फिल्टर के हिसाब से कितने अवेलेबल प्रेफरेंसेज यहां पर हैं। जैसे एक बच्चे का ये डेटा रहा होगा जिसके 505 प्रेफरेंस है, तो यहां पर एक साइड में ये प्रोग्राम लिखा होगा, एक साइड में कॉलेज लिखा होगा, एक साइड में ये एक्शन लिखा होता है। तो जहां जहां पर तुम्हारी एलिजिबिलिटी होगी, ये ऑटोमेटिक यहां पर ये सारा कॉलेज दे देगा, यहां पे ये प्रोग्राम और कॉलेज दे देगा, और यहां पर इस टाइप के आपके बटन होंगे, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। अब एक बार को इनको समझ लो। जैसे मान लो ये आपको सेलेक्ट करना है बीए प्रोग्राम का अकाउंटिंग फाइनेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास 3 चॉइस है। एक तो ऐड टू टॉप कर दो, ऐड टू टॉप करोगे तो नंबर 1 पे चला जाएगा। ऐड टू बॉटम करोगे तो सबसे नीचे रह जाएगा। ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, तो प्रेफरेंस नंबर जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है इसको मुझे 10वें नंबर पे लगाना है, तो आप यहां पर ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे जब करोगे ना, तो यहां पर इस तरीके से आपका ये कॉलम खुलता है। तो यहां पर ये 10 लिख दोगे, तो ये ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये 10वें नंबर पर चला जाएगा। बात समझ आ गई सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो ये इस तरीके से खुलता है। एक साइड में ये देखो सारा का सारा प्रोग्राम लिख रहा है, जैसे बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स लिखा है पीजीडीएवी कॉलेज। अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसको तो 40वें नंबर पे सजाना है, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर में गए, यहाँ पर लिखा 40 और यहाँ पे ओके कर दिया, ये ऑटोमेटिक 40 नंबर पर चला गया। अब इसी वजह से हम लोग आपको हमेशा सलाह देते हैं कि आप लोग अपनी प्रेफरेंस शीट को अभी से बनाना चालू कर दीजिए। प्रेफरेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी से ही आपको अपने कॉलेज और प्रोग्राम का प्रेफरेंस शीट बना लेना चाहिए, क्योंकि जब ये विंडो खुलती है सीएसएस फेज 2 की, ताकि वहां पर आप लोगों को नौटंकी ना हो। क्योंकि वहां पर सोचो ना कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। इस तरीके से आएगा, यहां पर ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे जाओ, सीधा 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक ही बार में आप सजा दोगे। इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज आप भर सकते हो, इसमें कोई गिनती नहीं है। ड्यू सीएसएस खुद ये बात बोलता है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस भर दो, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम जगहों पर हो जाए। अब जैसे यहां पर ये प्रेफरेंस हमने भरा, ठीक है, तो यहां पर देखो बीए प्रोग्राम अकाउंटेंसी, इस तरीके से आपका प्रेफरेंस आने लग जाता है, ये नंबर 1 पर। अब यहां पर आपके पास 3 चॉइस होती है। अगर आपको लग रहा है यार ये तो मैंने गलती से भर दिया, तो रिमूव कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मुझे डाउन करना चाहिए, तो यहां पर क्लिक करोगे तो ये 1 नंबर डाउन होगा। और जैसे ये मूव टू प्रेफरेंस नंबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो फालतू में नंबर 1 पर, इसे तो मुझे 45वें नंबर पर भेजना चाहिए, तो ये मूव टू प्रेफरेंस नंबर पर क्लिक करोगे तो फिर ऐसे खुल जाएगा। तो यहां पर ये 45 लिखोगे तो ऑटोमेटिक 45वें नंबर पर चला जाएगा। सेम ऐसे जो नीचे वाला प्रोग्राम है, जैसे नंबर 2 पर ये रामजस का बीए प्रोग्राम भर रखा है। अब यहां पर देखो ये अप करोगे, ऑब्वियस सी बात है दूसरे नंबर पे, तो ऊपर ही जाएगा ये। तो अप करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मूव टू प्रेफरेंस नंबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसे 10वें नंबर पर डालना चाहिए, तो यहां पर जाओगे 10 लिखोगे तो सीधा 10वें नंबर पर चला जाएगा। रिमूव यहां से हटाना है तो आप हटा सकते हो। तो ये इस तरीके से पूरा ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका प्रेफरेंस नंबर है आप डाउन मूव कर सकते हो, किसी भी जगह पर रिमूव भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा, इसके किस तरीके से हम प्रेफरेंसेस को भरते हैं। बात समझ आ गई। अब ये प्रेफरेंसेस को भरने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे, तो जितना भी प्रेफरेंस आप भर के रखोगे उसको एक बार में आप वहां से देख सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है सीएसएस फेज नंबर 2 का। बात समझ आ गई। तो अभी आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस बनाना है। अब कुछ एक टेक्निकलिटी जो बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। होता क्या सीएसएस फेज 2 में, जब आप फेज 1 को कंप्लीट कर लेते हो, करेक्शन विंडो खुलती है। आप करेक्शन विंडो में कोई भी अगर प्रॉब्लम है एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप फेज 2 पे जाओगे, सब्जेक्ट मैपिंग आप बनाओगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीएसएस ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोग्राम और काउंट करके दे देगा। आपकी फिलिंग चॉइस स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस स्टार्ट होने के बाद ये चॉइस ऑटो लॉक होती है। जिस डेट पर चॉइस ऑटो लॉक होती है, डेट वगैरह पहले से लिखा रहता है। अभी मैं आपको साइकिल दिखा दूंगा लास्ट ईयर का। जब चॉइस ऑटो लॉक हो जाती है, आप इसके बाद कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते किसी भी प्रेफरेंस में। मतलब कि एक बार अगर प्रेफरेंस बन गई,
अब यही प्रेफरेंस जितने राउंड की काउंसलिंग होगी सब में वही चलेगी। बात समझ पा रहे हो? आपको किसी दूसरे राउंड में प्रेफरेंसेस चेंज करने का मौका नहीं मिलता। ध्यान से सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब ये हो जाता है उसके बाद ये सिमुलेटेड रैंक निकालती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिमुलेटेड रैंक क्या होता है? जो प्रेफरेंस आप भर के रखते हो, ऑब्वियस सी बात है हर एक कॉलेज में जाएगा, हर एक प्रोग्राम में जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर प्रोग्राम के हिसाब से कट ऑफ बनाती है। अब उस कट ऑफ के हिसाब से आपकी उस कॉलेज में क्या रैंक चल रही है ये चीज रिलीज होती है, पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज कर देता है। अब जैसे मान लो अब तुम्हारा नंबर है 100 नंबर, ठीक है, अब तुमने भर दिया पहले पे एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। अब ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर आप समझ ही सकते हो एसआरसीसी के हिसाब से बहुत कम है। अब एसआरसीसी की कट ऑफ गई लेट से फॉर एग्जांपल 900 नंबर, ठीक है। अब इसके बीच में अब मान लो 20,000 बच्चा है, तो इसमें सिमुलेटेड रैंक तुम्हारा 19,000 मतलब 999 ऐसा करके कुछ करके आएगा। तो यानी कि इससे ये बात समझ आ जाएगी भाई एसआरसीसी में तो टोटल मतलब 600-700 सीटें, तो मेरी 20,000 सीटें तो मेरे को कहां से मिलेगी। तो हम चाहे तो एसआरसीसी को हटा भी सकते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रेफरेंस शीट आप अपने हिसाब से बनाओ, चाहे वो कॉलेज आपको मिलने की गुंजाइश हो चाहे नहीं हो, बट आपकी प्रेफरेंस शीट हमेशा टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ही होनी चाहिए। प्रेफरेंस शीट में आप छिड़कानी मत करो, बहुत होगा नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलेगा, तीसरा नहीं तो चौथा मिलेगा। जहां पर एलिजिबिलिटी मैच करेगी कम से कम वो आपके हिसाब से बेस्ट मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिमुलेटेड रैंक का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, बट ये फिर भी देते हैं तो कोई बात नहीं। सिमुलेटेड रैंक आने के बाद आपके पास दोबारा ये चॉइस रीअरेंज करने का मौका मिलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर बोलती है कि भैया एक बार दोबारा देख लो आप कितने पानी में हो, उसके हिसाब से अगर आपकी मर्जी है कि आप अपने चॉइसेस को हटा सकते हो, या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सिमुलेटेड रैंक तो बहुत ज्यादा बन रही है जब मैंने जितने प्रोग्राम भरे। अब जैसे मान लो मैंने 50 प्रोग्राम भरे, ठीक है, अब मेरा नंबर है 200 नंबर, अब मैंने ये 50 प्रोग्राम भर दिया, 50 प्रोग्राम में सिमुलेटेड रैंक बहुत ज्यादा बन रही है, किसी में 20,000 किसी में 30,000, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को 50 में से 50 मिलने की कोई चांस नहीं है। तो अब यहां पर हमें यह बात मालूम चल जाती है कि भैया मेरे को और ज्यादा चॉइसेस भरनी चाहिए, फिर मेरे को 150-200 चॉइस हम भरेंगे तो तब जाके कहीं पर हमारा चांस बनेगा मिलने का। तो ये इस वजह से सिमुलेटेड रैंक आती है जिसका आप फायदा भी उठा सकते हो, और अगर किसी बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है तो इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। अब ये जब आपकी सीट यहां पर ये लॉक हो जाती है, अब इसके बाद कुल मिला के ये फाइनल लॉक है। अब इसके बाद दोबारा ये आप कोई भी एडिशन डिलीशन कुछ नहीं कर सकते। अब यहां से आपका ये सीट एलोकेशन स्टार्ट होता है राउंड 1 का। राउंड 1 का सीट एलोकेशन होने के बाद आपके पास दो चॉइस होती है, एक सीट को एक्सेप्ट करो, दूसरा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो सीट में आपकी सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आपको सीसेस के किसी भी राउंड में चाहे वो सीट आपके हिसाब से मिली हो चाहे नहीं मिली हो, तो भी आपको सीट को एक्सेप्ट ही करना है। आप सीट को एक्सेप्ट जैसे करोगे, सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपकी सीट को कॉलेज वेरीफाई करता है। वेरीफाई और अप्रूवल ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहां पर कॉलेज क्या करता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें कॉलेज आपका वेरीफाई और अप्रूव करता है। अगर किसी भी चीज में गड़बड़ी पाई गई तो यहां पर कॉलेज जो है क्वेरी जनरेट करता है, और इस क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करना होता है बेटा। अगर आपने क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं करा, आपका एडमिशन यहां पर सीट मिलने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। ध्यान से समझ लेना बात। और अगर जैसे मान लो कॉलेज ने बोला आपको मिल गया हिंदू कॉलेज का लेट्स से केमिस्ट्री ऑनर्स, और कॉलेज ने बोला कि भैया आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कर रखा है ये मेरे को रास नहीं आ रहा है, आप मेरे को दोबारा जमा करो, तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा प्रॉपर लिख के। फिर उसके बाद कॉलेज दोबारा देखेगा, अगर फिर से दिक्कत पाई गई फिर से कॉलेज रिजेक्ट मारेगा, फिर से करना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर एक बच्चे का कम से कम 3 से 4 बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद जाके वेरीफाई हुआ था। तो आपको क्वेरी हर बार रिस्पॉन्ड करना है, हर बार नहीं करोगे तुरंत कैंसिल मार देगा। अब यहां पर आपको फीस जमा करना है। फीस जमा करने के बाद आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो आप सीट को फ्रीज करो। फ्रीज का मतलब ये होता है कि एडमिशन आपका पक्का हो गया, कॉलेज में जाके मजे करो, कॉलेज में जाके अपना फाइनल ये जो डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाओ, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे राउंड 2 में जाना चाहिए, तो आपको राउंड 2 का वैकेंट सीट निकलती है। आप वैकेंट सीट में आप देख लो एक बार कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो भी आपका डिजायर्ड प्रोग्राम है उसमें सीट खाली है, तो आप यहां पर अपग्रेडेशन में जा सकते हो। यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप अपग्रेडेशन में जाते हो तो अपग्रेडेशन में लेट से अगर हमने 1 2 3 ऐसे करके हमने 50 चॉइसें भरी, अगर मेरे को ये 20th नंबर की चॉइस मिल गई तो ये नीचे की चॉइसेस हो जाएंगी खराब। ये 19 से लेके 1 में ही आप अपग्रेड कर सकते हो, इसके नीचे की चॉइसेस में नहीं कर सकते। इसी वजह से जब भी आप प्रेफरेंस शीट भरो, आप प्रेफरेंसेज में कोई भी ऐसी चॉइस नीचे मत डालो, मतलब कोई भी ऐसी चॉइस ऊपर मत डालो कि अगर मिल गया तो हमें रिग्रेट महसूस हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पहली चॉइस होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहली चॉइस ही आपको मिल गई तो सीसेस के हिसाब से इससे बेहतर चॉइस आपके पास और कोई नहीं है। तो कई बच्चे ये पहली चॉइस में भी गलती करते हैं। वो करते क्या है कि पहली चॉइस ऐसी कोई भर देते हैं जो कि मतलब
अगर मान लो किसी बच्चे का 900 नंबर है और इसने पहली चॉइस कोई बेकार सा कॉलेज भर दिया, मान लो इसने भर दिया वेंकटेश्वरा, ठीक है ना, वेंकटेश्वरा का बीकॉम ऑनर्स, जहां इसको एसआरसीसी मिल सकता था, इसने पहली चॉइस भर दी बीकॉम ऑनर्स, अब इसका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो अगर इसका कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, यानी कि इसके पास मात्र एक चॉइस बचेगी, वो सीट को फ्रीज करके कॉलेज में जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो किसी भी राउंड में दोबारा काउंसलिंग नहीं करवा सकता। तो पहली चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप भरो, 1000 बार पहली चॉइस आप देखो, तमाम बच्चे हर साल यहां पर गलती करते हैं, जो पहली चॉइस में मिस्टेक करते हैं। और पहली चॉइस मिलने के बाद, क्योंकि दोबारा सीसेस के हिसाब से आपके पास अपग्रेडेशन का कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे टॉप ही आपको दे दिया, तो टॉप के ऊपर और कुछ है नहीं, तो आप अपग्रेडेशन में जा ही नहीं सकते, तो आपको फ्रीज करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से प्रेफरेंसेज हमेशा ध्यानपूर्वक आपको बनाना है, और पहली चॉइस विशेषकर। तो जब आप अपग्रेडेशन में जाते हो, तो अपग्रेडेशन के बाद होता क्या है, अपग्रेडेशन के बाद सेम यही प्रोसेस आगे रिपीट होता है। अपग्रेडेशन में जाओगे, अपग्रेडेशन के बाद आपकी चॉइस ऑटो एक्सेप्ट हो जाती है। जो भी चॉइस दोबारा मिलेगी, पहली वाली चॉइस आपकी कैंसिल हो जाएगी, दोबारा वाली चॉइस आपकी मिलेगी। ध्यान रखना, जैसे मान लो राउंड 1 में आपको मिला केएमसी बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, राउंड 2 में अगर आपको मिल गया हंसराज बीकॉम ऑनर्स, अब तुम ये पहली वाली चॉइस में नहीं जा सकते, अब ये पहली वाली चॉइस तुम्हारी गई, अब ये जो दोबारा लेटेस्ट वाली चॉइस है, तुम इसी में ही जा सकते हो, पहली में दोबारा नहीं जा सकते। अब यहां पर फीस का एडजस्टमेंट भी होता, मैं अभी आपको बता देता हूं पूरा डिटेल में। इसमें देखो होता क्या है, जब आपकी अपग्रेडेड सीट हो जाएगी ऑटो एक्सेप्ट होने के बाद, ये नया रूल है लास्ट ईयर से, ये अपग्रेडेड हो गया, कॉलेज वेरीफाई और अप्रूव करेगा, कॉलेज क्वेरी जनरेट करेगा, कोई भी अगर इशू होगा आपको क्वेरी रिस्पॉन्ड करना है। यहां पर आपको रिमेनिंग फीस जमा करनी होती है। जैसे मान लो अगर आपकी केएमसी की फीस मान लो 18,000 रुपया है, दोबारा आपको ये हंसराज मिला, हंसराज की फीस अगर 12,000 रुपया है, तो तुम्हें कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो पहले तुम्हें हंसराज मिल गया, हंसराज की फीस अगर 6,000 रुपया है, दोबारा तुम्हें एसआरसीसी मिला, एसआरसीसी की फीस 18,000 रुपया है, तो तुम्हें प्लस 12,000 रुपया और जमा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये फीस का एडजस्टमेंट ये राउंड 2 में अपने आप होता है, तुम्हें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब अगेन वही बात होती है कि अगर सीट तुम्हें पसंद आ गई, एक्सेप्ट करो, मतलब फ्रीज करो, आगे कॉलेज में जाओ, और अगर नहीं पसंद आई, राउंड 3 का वैकेंट सीट का इंतजार करो। दोबारा ये सारे इस तरीके से हमारे होते जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया सीसीएस फेज 2 का। अब एलोकेशन रूल क्या होता है, 3 बेसिस पर एलोकेशन होता है। एक प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है, कैटेगरी बेसिस होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका जो भी कट ऑफ है वो डिसाइड करा जाता है। अब किन किन केसेस में आपका एडमिशन जो है, एडमिशन टू प्रोविजनली एक्सेप्टेड सीट, आपको होता क्या है जब आपका कॉलेज अप्रूव कर देता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अपग्रेड और फ्रीज का भी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। कैंसिलेशन ऑफ सीट, ये 4-5 जगहों पर कैंसिलेशन हो जाती है। पहला तो आपको जो सीट मिली है आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, दूसरा आपने एडमिशन फीस को सही तरीके से जमा नहीं करा, मतलब जमा नहीं करा टाइमली, और तीसरा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपके इनवैलिड है, और चौथा जो मिनिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया वो नहीं मैच कर रहा है, तो आपका एडमिशन यहां पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें टाई ब्रेकर रूल क्या होता है, डीयू का टाई ब्रेकर रूल लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हो रखा है। तो इसमें हायर एग्रीगेट परसेंटेज, ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन क्लास 12 का लेते हैं। 3 में भी अगर सेम आ गया तो 4 में लेते हैं, 4 में सेम आ गया तो 5 में लेते हैं, 5 में सेम आ गया तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ अगर मतलब जो ज्यादा बड़ा है उसको कंसीडर करते हैं। अब अगर ये भी सेम आ गया तो ये 10वीं की मार्कशीट को कंसीडर करते हैं। तो डीयू में क्लास 10th तक के मार्कशीट की कीमत है। ऑल्दो यार इतना लंबा चौड़ा जाता नहीं है, ये ऊपर ही एलिमिनेट हो जाता है। तो लास्ट ईयर का अगर आप में से कोई बच्चा ये साइकिल देखना चाहता है तो एक बार देख लो। फेज 1 का करेक्शन विंडो ये खुला इतने तारीख को, ये पूरा 6 जुलाई को, ये पूरा डेट इसमें लिखा हुआ है। तो मोस्टली एक राउंड की काउंसलिंग, पहला राउंड की काउंसलिंग खत्म होने में लगभग 8 से 10 दिन लगता है। बाकी हर राउंड में लगभग 5 से 7 दिन के बीच में एक राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये अगर किसी को जानने का मन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो ये पूरी कहानी है। होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है या कुछ भी होता है, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये ईमेल पर या तो इन्हें कोई भी ये कॉल वगैरह करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या किसी भी कॉलेज का प्रेडिक्शन चाहिए तो आप लोग ये गूगल फॉर्म पे जाके अपनी डिटेल को भर सकते हैं। आपके लिए हम लोग प्रेडिक्टर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा अच्छी तरीके से बना रखा है। अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, आपको सिंपली करना क्या, दृष्टि सीवीटी का टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बीच बीच में गूगल मीट वगैरह करके मैं आपको पर्सनल गाइडेंस, प्रॉपर ये कॉलेज प्रेडिक्टर, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी अगर डाउट है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि सर आखिरकार ये प्रेफरेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि सर एक वीडियो इस पर
डिटेल में बना दूं कि आखिरकार प्रेफरेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बड़ा टेक्निकल पोर्शन होता है प्रेफरेंस शीट को भी डिजाइन करना अपनी चॉइस के हिसाब से। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं प्रॉपर एक उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना। सेशन अगर पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा दिस इज बेस्ड ऑन मेरे 2022 से लेकर 25 तक इतने सारे बच्चे मैंने मेंटोर करे, कोई भी गाइडेंस मैं आपको गलत नहीं देने वाला हूं। जो भी चीजें होगी एक्सट्रीमली ऑथेंटिक प्रॉपर एकदम वेरिफिकेशन के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी अनाप शनाप ऐसा कुछ भी भड़काऊं मैं आपको नहीं बता सकता। जो भी चीजें आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल है वही सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके प्यार और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू बेटा। सेशन को जरूर